हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज इसका 5वां लेक्चर है। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों का वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते थे वैद्युत फ्लक्स। और हमने आपको बताया था कि आज हम लोगों को पढ़ना है गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय और उसके एप्लीकेशंस, और उसके बाद अगर समय मिलता है तो डाइपोल। चलिए, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको क्या बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये एक सरफेस है तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलने वाली, मतलब इसको आर पार करती हुई जो लाइंस निकलेंगी उनकी जो संख्या है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो लाइंस नहीं लेनी जो इसको टच करते हुए चली जाएं, किसी सरफेस को टच करते हुए चली जाएं, ऐसी लाइंस नहीं लेनी। जो लाइन सरफेस को पार कर जाएं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइंस, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने और निकाला था, जो था ई डॉट ए, द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये एरिया वेक्टर भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई सरफेस है, ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए लेंथ इसकी L, चौड़ाई इसकी B, तो इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा L इंटू B, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, डायरेक्शन जिसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने इसका कुछ एक न्यूमेरिकल भी देखे थे अच्छे। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गॉस ने क्या बताया। गॉस ने ये कहा, गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, और ये बेसिकली कौन सरफेस है? क्लोज्ड 3D सरफेस, क्लोज्ड 3। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये ले लिया सरफेस, कैसा है ये? क्लोज्ड। तो गॉस ने ये बताया द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट करेंगे कब? जब हमको मीडियम मालूम हो, क्या हो? एयर वैक्यूम। तो 1/एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाई सरफेस। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उससे जो निकलने वाला नेट फ्लक्स है, फाई नेट, क्या होगा वो? क्लियर है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्यू इन क्या है? जो आपका सरफेस है, जो आपका 3D सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर कितना चार्ज है वो क्या है आपका? नेट फ्लक्स। कभी कभी इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, फाई नेट बराबर E डॉट डी ए, जो E डॉट ए था उसी का है ये, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब रिलेशंस हैं, किन्हीं भी दो का यूज कभी भी कर सकते हैं। क्लियर है? अभी जब एप्लीकेशन ऑफ पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे हम लोग। तो गॉस थ्योरम क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है कि किसी बंद परिपथ से निर्गत कुल फ्लक्स, हिंदी में अगर बात करें, किसी बंद परिपथ से निर्गत कुल फ्लक्स परिपथ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। केवल वही आवेश लिया जाएगा जो परिपथ के अंदर हो, अन्य कोई आवेश से हमें मतलब नहीं है। जैसे ये मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर है Q3, यहाँ पर है Q4, और एक को मैं बाउंड्री पर मान लेता हूँ Q5। तो जो फाई नेट होगा वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना तो ये Q3, ना ये Q4, ना ये Q5। क्यों? क्योंकि इनक्लोज्ड बाई सरफेस, बाउंड्री पर नहीं। क्लियर है ना? तो केवल वही चार्ज लिया जाएगा
जो कहाँ हो, उस सरफेस के अंदर हो। कहाँ हो, उस सरफेस के अंदर। क्लियर है ना, नोट करिए इसे। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ का कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है वो भी समझ लेते हैं। Gauss law is always true, but it is useful when the Gaussian surface is about charge distribution is symmetric। देखिए the Gaussian surface about charge distribution is symmetric। ये गॉसियन सरफेस क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको हम लोग लिख लें जितने भी पॉइंट्स हैं इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetric in all points in Gaussian ठीक है, सिमेट्रिक या यहाँ पर आप एक शब्द और लिखेंगे कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। ठीक है, जो भी गॉसियन सरफेस आपने बनाया है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस नहीं भी सेटिस्फाई होंगी तो गॉस लॉ गलत नहीं हो जाएगा, गॉस थ्योरम गलत नहीं हो जाएगी, लेकिन वो यूजफुल ज़्यादा नहीं रहेगी जिस चीज़ के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तीसरा क्या है, द एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए एरिया वेक्टर शुड बी 0, 90 और 180। क्लियर है। अब देखिए गॉसियन सरफेस क्या है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि हम लोग ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए पॉइंट चार्ज की बात अगर मैं कर लूँ, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, अब मुझसे आर डिस्टेंस पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हम लोग जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आने वाली है, नॉर्मली हम लोग निकाल चुके हैं। मैं केवल एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अगर इसको गॉस लॉ की मदद से करना है, आंसर वही आएगा, फिर से वही आएगा। तो क्या करना होता है, जब भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो उससे जितनी डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है उसको रेडियस मानकर एक सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करना है। तो अगर मैं इसको रेडियस मानकर एक सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करूं तो ये एक स्फीयर मिलेगा। कैसा सरफेस ड्रॉ करना है, 3D सरफेस। कौन सा सरफेस, 3D सरफेस। तो ये क्या मिला, एक स्फीयर। ठीक है ना। तो ये क्या है, अच्छा अगर मेरे पास मान लीजिए कोई लाइन होती, कोई ये लाइन है पतली सी, इससे अगर मुझसे कोई पूछे कि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इससे सिमेट्रिक फिगर कैसे बनाएंगे, आर इधर गए तो चलिए आर इधर आ गए, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक। जैसे आर यहाँ थे तो आर यहाँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर यानी कि बेलन। तो ये क्या हो गया, इसका सिमेट्रिकल फिगर हो गया। तो ये भी क्या है, गॉसियन सरफेस, ये भी क्या है, गॉसियन सरफेस। क्लियर है ना। तो इस तरह के गॉसियन सरफेस कई हो सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि अगर आपका चार्ज पॉइंट चार्ज या
स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस इज स्फीयर। यहां पर क्या है? फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर। ठीक है ना? क्या होगा? बेलन। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जरा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या? कॉन्सेप्ट ही समझिए क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। क्लियर है? हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो चलिए मैं एक जरा वायर बना लेता हूं। यहाँ बहुत ही पतला है, ये केवल चार्ज दिखाने के लिए है बनाया गया है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसको डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक कर लिया। अब इससे मान लीजिए कि हम लोग r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो मैंने पहले बताया था कि कैसा बनेगा गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल। कैसा होता है? इमेजिनरी। ये बना दिया। ठीक है, मान लीजिए इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? लैम्डा। लैम्डा हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है? Q/L। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसमें कितने सरफेस हैं? 3 सरफेस हैं। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे। इस सरफेस का एरिया वेक्टर
ऐसे, और ये जो कर्व्ड सरफेस है तीसरा सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है ना। इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम 1, इसका नाम 2, और ये कौन सा सरफेस है, तीसरा सरफेस। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ। चलिए अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है, ठीक है, इस r डिस्टेंस पर। तो देखिए आपका जो पहला काम है क्या फाइंड करना, नेट चार्ज। तो या नेट चार्ज या Q इनक्लोज्ड। तो Q इनक्लोज्ड देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो इसकी लेंथ है, जो जितना हमने कंसीडर किया है, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, इसमें जो मान लीजिए आपकी लेंथ है वो कितनी हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए L मान लीजिए आप, चाहे L मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए इसकी कितनी है, ये वाली L। तो देखिए Q इन क्या हो जाएगा, क्या लैम्डा इंटू L हो जाएगा। देखिए लैम्डा क्या होता था, Q बाई L, तो Q इन बराबर लैम्डा L। दूसरा स्टेप होता है कुल फ्लक्स निकालना। तो देखिए जितने सरफेस उतने सरफेस से निकलेगा फ्लक्स। तो किससे किससे निकल सकता है, एक इस स्फेरिकल सरफेस से जो नीचे होता है, ये सिलेंडर यानी कि घर का अपने गैस सिलेंडर देखिए, एक सर्किल ऊपर एक सर्किल नीचे, तो एक ये और एक ये कर्व्ड सरफेस जो ऐसे बना होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, क्लियर है। φ1 देखिए क्या होगा, फाई होता क्या है, EA cos थीटा। तो 1 देखिए EA क्या होगा, कॉस थीटा। अब बताइए थीटा कितना है, A डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या 90 होगा, EA cos 90। φ2 देख लीजिए, EA cos, ये ऊपर है और ये x में है, क्या 90 हो जाएगा, प्लस EA, इसको अच्छा 1 2 भी कर दीजिए, नहीं तो क्योंकि ये सब सरफेस एरिया अलग अलग है ना। A3 cos क्या 0 हो जाएगा, अब देखिए जिस तरफ A उसी तरफ E, तो फाई नेट, ये cos 90 कितना होता है 0, ये भी 0 और ये 1, तो क्या बचा EA3। तो फाई नेट बराबर E एरिया, कर्व्ड एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस कितना होता है 2πr/L, क्लियर है। अब फाई नेट, ठीक है, आ गया। अब देखिए आपको क्या लगाना है, बाई गॉस थ्योरम, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो फाई नेट है वो होना है किसके, Q इन अपॉन एप्साइलन नॉट के। अच्छा, फाई नेट की वैल्यू आपने एक निकाल रखी है, तो E इंटू 2πr/L, Q इन यहाँ से रख दीजिए, लैम्डा L अपॉन एप्साइलन नॉट, L से L कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πr एप्साइलन नॉट। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कोई भी लीनियर कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही आने वाली है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ना रिलेशन, E क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। नॉर्मली आपने पढ़ा है E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ पर क्या है 1/r, क्लियर है।
इसके बाद एप्लीकेशन क्या है हमारा, ये देखिए हम लोगों ने 3 तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, क्लियर है। तो ये कौन सी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। चलिए electric field due to an infinitely long plane sheet of charge. Plane sheet of charge। तो चलिए एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज बनाता हूं मैं। इस पर मान लीजिए चार्ज आपने दिया हुआ है, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऐसे रखी हुई है, याद रखिएगा कैसे, ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहीं पर भी निकालना है, मान लीजिए यहाँ निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो मुझे एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो इस बार जो मैं गॉसियन सरफेस बनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ। इस बार भी मैंने क्या बनाया है, एक सिलेंडर ही बनाया है, थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में बनाया है। मान लीजिए कि हमसे कह रहा था कि भैया x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो x यहाँ गए और x यहाँ गए, क्लियर है। चलिए और क्या देख सकते हैं हम लोग, देखिए प्रोसेस हर बार गॉस लॉ अप्लाई करने का वही रहेगा। पहला स्टेप है टोटल चार्ज निकालना, दूसरा स्टेप है टोटल फ्लक्स निकालना, तीसरा स्टेप है गॉस लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मान लीजिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब हमसे कोई पूछेगा कि बताओ अच्छा क्यू इन कितना है, तो हम क्या बताएंगे, हम कहाँ तक नापने जाएंगे, इनफाइनाइट तक तो मेजर कर नहीं सकते हैं। तो हमने कहा भैया देखो ऐसा है, मान लीजिए इसका सरफेस एरिया कितना है, ए। हमने कहा देखो भैया हमको नहीं मालूम कि इनफाइनाइट तक जाने में इसमें सीट में कितना चार्ज है, लेकिन हमको ये मालूम है, क्या मालूम है, हमको ये मालूम है कि अगर यूनिट एरिया हम लोग ले लें, हम लोग अगर यूनिट एरिया ले लें तो जो चार्ज होगा वो सिग्मा के बराबर होगा। यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर ले लेंगे तो 2 सिग्मा के बराबर होगा, 3 मीटर स्क्वायर लेंगे तो 3 सिग्मा के बराबर, और अगर a मीटर स्क्वायर की कोई सीट लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, a सिग्मा के बराबर। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे समझ से आपको नहीं होनी चाहिए। इसके डेरिवेशन 2 तरीके के हैं, दोनों तरीके से देख लेंगे, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये क्या हो गया भैया आपका क्यू इन बराबर सिग्मा a। अच्छा अगर पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स बताओ, तो देखो फिर से वही काम है, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और तीसरा सरफेस तुम्हारा ये हो गया। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे A1 कैप, इसका ऐसे A2 कैप, और इसका कैसे होगा A3 कैप। अच्छा ये देखो मैंने पहले बताया सीट कैसे रखी है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अब मुझे सेकेंड स्टेप में क्या निकालना होता है, फाई टोटल क्या हो जाएगा, देखिए φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। चलिए φ1 तो E A1 कॉस, बताओ ये कितना है, 0 है क्या, अच्छा चलिए A2 कॉस 0 और
A3 cos 90। जरा थर्ड वाले के लिए देखिए, एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फाई टोटल क्या आ जाएगा, EA1 प्लस EA2। देखिए जो सरफेस एरिया इस सरफेस का होगा वही इसका होगा, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ EA प्लस EA बराबर 2EA। क्या आ गया ये, फाई टोटल, ठीक है ना, फाई टोटल। इक्वेशन इसको मानिए ये 1, इसको मानिए 2, जरा यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिंस A1 बराबर A2 बराबर A। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, बाई गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फाइनेट होगा वो तो क्या होगा, क्यूइन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाइनेट तुमने भी कुछ निकाला है, तो 2EA बराबर क्यूइन सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कट गया तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, नीचे तक दिख रहा है आपको, ठीक। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सबसे खास बात यहां पर ये है इंपॉर्टेंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब चाहे मैं इतनी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, चाहे इतनी दूर पर, इतनी दूर पर, इतनी दूर पर, यहाँ 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 कहीं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। कितनी, इतनी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E डज नॉट डिपेंड ऑन x। x का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सीट। क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की वजह से आती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। लेकिन ये कब की बात है, जब आपकी सीट कैसी हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, बहुत लंबी, बहुत बड़ी। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन उससे कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेन शीट ये दी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक सीट ये है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है, इस पर निगेटिव चार्ज है। इसकी डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ई
एट ए कॉमा बी एंड सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताइए। कर सकते हैं क्या? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी किसकी वजह से होगी? इसकी वजह से और इसकी वजह से। इसकी वजह से कितनी होगी? बाहर की तरफ मान लीजिए इसका 1 और ये 2, तो पॉजिटिव की वजह से बाहर E1, नेगेटिव की वजह से अंदर E2। तो मैं कहाँ निकालने जा रहा हूँ? EA कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2। अब बताइए E1 कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सीट की वजह से, माइनस E2 कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि डिस्टेंस कोई मैटर नहीं कर रही है, डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है। जो E की वैल्यू थी वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। क्या जाएगा? 0। C पर देखिए, निगेटिव की वजह से अंदर E2, पॉजिटिव की वजह से बाहर E1, तो क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। तो फिर से वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 0। अब क्या बचा? EB, पॉजिटिव की वजह से बाहर E1, नेगेटिव की वजह से अंदर E2, तो क्या हो जाएगा इस बार? E1 प्लस E2। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही केस आपको देखने को मिलेगा जब अभी आप कुछ दिन बाद पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में यही होता है, दो प्लेटें होती हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यही फाइंड करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर 0 क्यों है? देखिए E1 E2 बराबर इसलिए क्योंकि डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है। इस प्लेट से देखोगे यहाँ पर तो भी वही है, यहाँ से दूर आ गए तो भी वही है। ठीक है ना? क्योंकि E जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालनी हो किसकी वजह से? स्फीयर, स्फेरिकल सेल वगैरह की वजह से जो भी आते हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए,
देखिए अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, जिसे आप इंसुलेटिंग भी बोल सकते हैं। और ये स्फीयर दो तरह के हो सकते हैं, कैसा, सॉलिड और हॉलो। ये भी सॉलिड और हॉलो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आने वाला है वो देखिए, इस सॉलिड कंडक्टिंग में सॉलिड, हॉलो और नॉन कंडक्टिंग में हॉलो, इन तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन है और एक ही फॉर्मूला है। केवल ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ये बस अपने आप में अलग है, और ये आपके जेई और नीट पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले हम इन तीनों को देखते हैं, बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, फिर उसके बाद हम लोग इसको भी देखेंगे, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो तीनों हम लोग करने जा रहे हैं, इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे डील करना है, कैसे प्रोसीड करना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। जो आपका हॉलो स्फीयर है उसे हम लोग स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, या इसी को आप बोल सकते हैं हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये तीनों चीज़ें सेम। क्लियर है? केवल सॉलिड जब किस में होगा, नॉन कंडक्टिंग में, तब चीज़ें बदल जाएंगी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दो केस पढ़ने हैं, एट आउटसाइड पॉइंट और दूसरा पढ़ेंगे इनसाइड पॉइंट। तो चलिए, मैंने एक स्फेरिकल सेल या स्फीयर, जो आपको कहना हो वो बना लिया। इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, ठीक है। मान लीजिए इस पर चार्ज दिया हुआ है। ये एक स्फेरिकल सेल है, अंदर इसके कुछ नहीं है, जिसको बोलते हैं गोलीय कोष। स्फेरिकल सेल की हिंदी क्या होती है? गोलीय कोष, या ये एक खोखला गोला है, ठीक है, या तो ये क्या है, एक चालक गोला है। चालक का पूरा आवेश कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर, तो इसलिए हमने आवेश बनाया है पृष्ठ पर, ठीक है ना। पृष्ठ पर आएगा तो कौन सी डेंसिटी आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए सिग्मा है, ठीक है। दो तरह से इसका डेरिवेशन हो सकता है, एक बार सरफेस डेंसिटी के टर्म में आएगा और एक बार चार्ज के टर्म में आएगा। दोनों देख लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे इससे बाहर की तरफ r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है। तो काम तो हमारा वही है, क्या बनाना है हमको? गॉसियन सरफेस। तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, जो कि स्मॉल r रेडियस का एक क्या मिला मुझे? स्फीयर मिला, ठीक है। क्या मिला मुझे? एक स्फीयर मिला। अब काम मेरा वही है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सबसे पहले टोटल चार्ज, ठीक है ना, या क्यू इन। तो क्यू इन क्या हो जाएगा भैया, बताओ जरा? सिग्मा अपॉन ए। क्यू इन क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पहला काम हो गया। दूसरा क्या निकालना है मुझे? फाई नेट। फाई नेट, फाई नेट बताइए क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? बाहर की तरफ। और एरिया वेक्टर कैसे होगा यहाँ पर? ये देखिए, ये छोटा सा टुकड़ा काटा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी कैसा है? बाहर की तरफ। छोटा सा टुकड़ा आपने काटा है। इस तरह यहाँ भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ। मतलब इस गॉसियन सरफेस के हर छोटे छोटे पॉइंट्स पर
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं तो हम इसको एरिया को डी ए भी कर सकते हैं, इसको हम लोग डी ए भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, फाइनेट मुझको निकालना है, तो देख लीजिए कैसे आएगा। ई डी ए कॉस 0, तो ई डी ए बाहर आया, डी ए का क्या हो जाएगा ए, जैसे देखिए क्या होता है यहाँ पर x dx का क्या होता है x²/2, लेकिन अगर कुछ ना हो केवल 1 dx हो तो इसका क्या हो जाता है x, 1 dx का मतलब यही है, यानी कि dA का क्या होगा a। तो यहाँ पर E बाहर आ गया, क्योंकि E क्या है, आपने माना है कि E कैसा है, यूनिफॉर्म EA। एरिया, किसका एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, गॉसियन सरफेस के, क्या हो जाएगा 4πr²। ये क्या आ गया आपका फाई नेट। इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या लगाना है तुमको, बाई गॉस लॉ, तो फाई नेट बराबर होता है Q∞/ε0। फाई नेट क्या निकाला है 4πr²। Q∞ कितना है σ/a, और ये क्या है आपका ε0। क्लियर है? Q∞ क्या है σ/a ε0। क्लियर है? अब देखिए यहां से क्या होने वाला है, आप लोग इसमें देखिए कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या। एक मिनट, यहां देखिए कुछ, यहां पर हम लोगों ने ये फॉर्मूला एक्चुअली में गलत लिख दिया है। Q∞ बराबर जो है वो σ/a है, Q∞ बराबर जो है वो σ/a है। क्लियर है? अब देख लीजिए, तो देखिए E × 4πr² बराबर सिग्मा ए क्या हो जाएगा, देखिए ये ए किसके लिए था, इस जो आपने स्फीयर लिया है, तो इसका सरफेस एरिया कितना है 4πR²/ε0। तो 4π से 4π मर गया, तो E बराबर σR²/ε0r²। क्लियर है? एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं सीधे सीधे ये मान लूँ, क्या मान लूँ कि जो Q∞ टोटल चार्ज है, क्या मान लें यहाँ पर, इफ जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है, ठीक है ना, मैं मान ले रहा हूँ कि जो मैंने चार्ज दिया है वो कितना है कैपिटल Q है। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए तो यहाँ से फाइनेट क्या हो जाएगा Q/ε0, और फाइनेट आया कितना है E × 4πr² Q/ε0। तो E बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। इसी को हम लोग क्या लिखते थे KQ/r²। देखिए ये रिजल्ट क्या बता रहा है, इस रिजल्ट को ध्यान समझिएगा। ये रिजल्ट आता कब था, जब एक पॉइंट चार्ज होता था +Q, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते थे। यही कब आ रहा है, जब कोई स्फेरिकल आपने सेल ली है, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हालो कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर है? अब इससे ये सिद्ध होता है, देखिए अगर ये पूरा जो चार्ज इसके सरफेस पर है, सपोज दैट कि ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पर होता, और इस सेंटर से मैं r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालता, तो क्या यही आती भाई। ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसके सेंटर पर रखा है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी KQ/r²। तो हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल सेल या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसे बिहेव करता है, जैसे उसका पूरा चार्ज उसके सेंटर पर रखा हो। ध्यान समझिएगा, ये स्फेरिकल सेल कैसे बिहेव कर रही है, जैसे इसका पूरा चार्ज कहाँ रखा हुआ हो, इसके सेंटर पर। क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, जो रिजल्ट आता था किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा चार्ज है ये इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि ये इसके सेंटर पर रखा हो। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली, कितनी आ गई KQ/r²। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड देख लेते हैं इसका, एट इनसाइड पॉइंट, उसको देख लेते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं जरा इनसाइड पॉइंट में क्या होने वाला है। देखिए ये जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया था, तो हम जो क्यू इन निकालते हैं वो कौन सा क्यू इन होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर हमारा क्या है, ये स्फेरिकल सेल। तो जो इस स्फेरिकल सेल का चार्ज होगा वही चार्ज किसका होगा, गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं फिर से वही स्फेरिकल सेल बना रहा हूँ जिसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर। इस पर ये चार्ज दिया हुआ है मान लीजिए। अब इससे कोई इंटरनल पॉइंट यहाँ पर है स्मॉल आर डिस्टेंस पर, वहाँ आपको क्या बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। अब मुझे ये बताइए ये स्फेरिकल सेल है या ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो किसी भी कंडक्टर का, देखिए स्फेरिकल सेल के केस में अंदर कुछ है ही नहीं, तो चार्ज हवा में तो टहलेगा नहीं, इसके सरफेस पर पहुंच जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टर का पूरा चार्ज कहाँ होता है, उसके सरफेस पर। अगर नॉन कंडक्टर है उसको आपने चार्ज दिया है और वो हॉलो है, ध्यान दीजिएगा मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉलो नॉन कंडक्टिंग की, तो भी चार्ज कहाँ आएगा, सरफेस पर, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है। तो जो पूरा चार्ज है वो कहाँ है, सरफेस पर, यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इस जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कोई चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स भी नहीं होगा। जब कोई फ्लक्स नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। बात समझिए, कोई फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। भाई फ्लक्स है नहीं, इसका मतलब कोई भी फील्ड लाइन है ही नहीं। जब कोई फील्ड लाइन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। और इसके अलावा एक जनरल स्टेटमेंट भी जान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। ये नॉन कंडक्टर है लेकिन ये हॉलो है, इसलिए यहाँ पर ट्रू है। लेकिन अगर कोई भी आप कंडक्टर ले लें, सॉलिड हॉलो कुछ भी ले लें, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो मिलने वाली है। क्लियर है? चलिए इसको तो नोट कर लीजिए, 2 लाइन का है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो इसका लास्ट केस है कौन सा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसमें देखिए आउटसाइड पॉइंट के लिए यही आंसर आने वाला है। चेंज कहां होगा, जब इनसाइड पॉइंट पर आएंगे। इनसाइड पॉइंट पर आने में होगा क्या, क्योंकि वो हॉलो नहीं है और वो नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए जो चार्ज है वो कुछ ना कुछ अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। तो उस टॉपिक को मैं अलग मानकर उसको मैं कल या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी समय मिलेगा हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखिए इलेक्ट्रिक तो समझी गए क्या है, डाइपोल, डाई का मतलब होता है 2 और ये पोल का मतलब ध्रुव, तो वही बन गया द्विध्रुव। यानी कि यहां पर 2 पोल होने चाहिए। 2 पोल का मतलब यह है कि 2 तरह के हमारे पास चार्ज हैं। तो एक हमने ले लिया प्लस क्यू और एक हमने ले लिया माइनस क्यू। तो ऐसे 2 चार्ज हमें लेने हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, पोलरिटी अलग अलग हो, तभी क्या बनेगा, डाइपोल। और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों। व्हेन 2 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड
अपोजिट पोलरिटी आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन या डिस्टेंस, देन द सिस्टम इज नोन एज, देन द सिस्टम इज, ये जो निकाय है पूरा इन दोनों से मिलकर बना, सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये एजम्पशन जो मान रहे हैं हम, ये एजम्पशन हर जगह काम करेगा, ध्यान रखिएगा, यही एजम्पशन बहुत मेन है कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये जो 12 है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए दूर दूर रख दिया, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। क्लियर है। अब इस डाइपोल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग दिखाते हैं वेक्टर p से, कभी स्मॉल p कभी कैपिटल P, कुछ भी दिखा लेते हैं। ये क्या होता है, क्या होता है, ये किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की सेपरेशन। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। मतलब ये निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब P कैसे होगा, इस तरह। P है क्या, Q इंटू 12। ये 12 याद रखिएगा, जब भी 12 हमने इसलिए लिया है ताकि जो हमारे आगे के डेरिवेशन है वो आसान हो जाए। ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई जबरदस्ती ना कर देना। ठीक है ना, जैसे ये 2 कूलाम का चार्ज है, प्लस 2 कूलाम माइनस 2 कूलाम, डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 mm। क्लियर है ना, mm को बदलेंगे तो 10 की घात -3 मीटर। ये 2 से जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 12 एक साथ है। 12 ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म एक साथ है। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे हों। कहाँ रखे हों, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, तब जो निकाय बन रहा है वो निकाय क्या है आपका, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश, मतलब किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। अगर इसका मात्रक लिखना हो तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर, कैपिटल C और स्मॉल m। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे भी जरा। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि ये जो डाइपोल हमने बनाया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, 2 केस हैं इसमें। पहला ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो चलिए एक डाइपोल बना रहा हूं मैं,
ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, क्लियर है। इनकी एक्सिस क्या होगी, ये इनकी एक्सिस है। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया है, मान लीजिए P ना लेकर क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट A है। ये इनका क्या है, सेंटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L, तो ये भी L हो गया और ये भी कितना हो गया L। ये जो पॉइंट आपने लिया है इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है, क्लियर है। और हमको निकालना है यहाँ पर E और A। तो देखिए इसको आप सिस्टम ना मानकर अगर आप ये समझें कि एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की वजह से आएगी और इस माइनस क्यू की वजह से आएगी, सही है कि नहीं। इस प्लस क्यू की वजह से कैसे आएगी, आउटवर्ड, तो E प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड, माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड। अच्छा, ज़्यादा बड़ी कौन सी होगी, ये प्लस क्यू वाली, क्योंकि ये पॉइंट प्लस क्यू के पास है और आप जानते हैं कि A बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो R अगर छोटा है तो E क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर है। तो जो E A है वो क्या आने वाला है, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। तो E प्लस क्यू कितना होगा बताइए जरा मुझे, वही चीज़ है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए ये पूरी डिस्टेंस x है, इसमें मैं अगर l घटा दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ तक की डिस्टेंस, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू, केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन नहीं रखते। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो देखिए x ये है और l ये है, तो x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया EA। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो EA के क्यू को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो के क्यू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस के साथ एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, तो EA क्या हो जाएगा के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL। देखिए मैं माइनस को एक साथ लेते हुए कर रहा हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2LX आता, तो ये प्लस के साथ क्या हो जाएगा प्लस का 2XL। और डिवाइड में देखिए ए स्क्वायर, देखिए a एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर है तो इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, तो देखिए क्या आ गया EA बराबर के क्यू, ऊपर क्या बचा 2XL प्लस 2XL कितना हो गया 4XL, क्लियर है। और डिवाइड में क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, ये जो 4 है इसको मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ, तो मैंने इसको लिखा 2K, फिर मैंने इसमें क्या लिखा 2K के बाद Q के बाद 2L लिख लिया और X लिख लिया। डिवाइड में आ जाइए, इसको इसी तरह लिखा रहने दीजिए। अब देखिए हमारा जंक्शन, हमने क्या कहा था कि डाइपोल को जब डिफाइन किया तो हमने बताया था कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि जो ये 2L है ये बहुत छोटा, 2L बहुत छोटा, उसका आपने आधा कर दिया L, तो L और छोटा, किसी छोटे नंबर का स्क्वायर करने पर वो और छोटा हो जाता है, तो L स्क्वायर और छोटा। X क्या है इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा, बड़े का स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा, तो ये टर्म बड़ा होता जा रहा है, ये टर्म छोटा होता जा रहा है, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर लेट L स्क्वायर इज लेस देन X स्क्वायर, सो L स्क्वायर टेंस टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए EA क्या होने वाला है 2K, ये Q इंटू 2L को मैं लिखने वाला हूँ P, ये X, और यहाँ पर क्या बचने वाला है x की पावर 4, यहाँ क्या लिखेंगे सिंस P बराबर Q इंटू 2L, ये जो Q इंटू 2L था इसको मैंने क्या मान लिया है P, एक x से एक x मर जाएगा, तो EA आ जाएगा 2
के, या इसको इस तरह लिखिए के इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख लेते हैं, के की जगह क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। देखिए याद करिए, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है 1/r² के प्रोपोर्शनल, यहाँ पर किसके आ गई 1/x क्यूब के। अगर आप इसको r मान लेते तो r क्यूब आ जाता, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस से है। जब आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी थी तो ई क्या आया था λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो रट नहीं लेना है क्या कि हमेशा r² होगा, सिचुएशन पर डिपेंड करने वाला है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है k इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है। इसी तरह जो दूसरा हम लोग को केस देखना है वो कौन सा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। क्लियर है। तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं हम लोग कल। चलिए धन्यवाद।